अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम ड्रग्स ऑफ एस्थमा पढ़ रहे थे और ड्रग्स ऑफ एस्थमा के हमने बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आपको ऐसा लगता है कि 3 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो है तो ऐसे जल्दी जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। और अगर आप इसी जगह 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा होगा यार ये मैं इतना ज़्यादा कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियोस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि आपकी ज़रा अटेंशन डाइवर्ट ना हो और आप ज़रा पुरसुकून होकर पढ़ें। ठीक है, बट अगर आपको ये डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस देखना बॉदर कर रही हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक पार्ट में भी वीडियोस बना के दे सकती हूँ। खैर, अगर हम एस्थमा की बात करें तो एस्थमा में हमने कहा कि आप या तो IgE एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ काम करके एस्थमा को प्रिवेंट कर लें, या आप मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर दें, या आप ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को या रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दें। इन सारे तरीक़ों से हम एस्थमा को प्रिवेंट कर रहे थे। बट अगर हमें एस्थमा को ट्रीट करना है तो हमने कहा ब्रोंकोडायलेटर्स दें या फिर स्टीरॉइड्स दें। अभी हम ब्रोंकोडायलेटर्स की बात कर रहे हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स, मिथाइलजेंथिन्स और एंटीमस्रेनिक। हमने मिथाइलजेंथिन्स भी कर लिया है, बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स भी कर लिया। अभी हम एंटीमस्रेनिक पढ़ रहे हैं या एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम मस्रेनिक एंटागोनिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑब्वियसली नाम से जाहिर है, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोक देगा। जब एसिटाइलकोलिन का एक्शन नहीं होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। इस ग्रुप में हमारे पास मेनली 2 ड्रग्स है, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम हमारी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी काम करती है, बाकी जो दूसरी ड्रग्स हैं वो ज़रा स्लो एक्टिंग है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारा एसिटाइलकोलिन आता है, M3 रिसेप्टर्स के साथ जाके लगता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देता है। अगर हम इस M3 रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ नहीं लगेगा और आगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और एंटीकोलिनर्जिक्स कौन से हमारे पास? इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। और ये आपने घर में भी देखा होगा, अक्सर बच्चों को नेबुलाइज़र दिया जाता है और कहा जाता है कि आप एटम से नेबुलाइज कर लें। तो ये एटम क्या है? ये एटम इप्राट्रोपियम ही तो है। तो एटम का जो नेबुलाइज होता है वो बेसिकली एंटीमस्रेनिक इप्राट्रोपियम का ही होता है। यूजेस क्या है? ये हम एस्थमा से ज़्यादा COPD वाले पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एस्थमा से ज़्यादा COPD को ट्रीट कर रहे होते हैं। सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। जो भी ड्रग्स हम इन्हेलर्स के तौर पे लेते हैं ना, उसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में, हमारे खून में दाखिल नहीं होते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट शो कराएं। बट अगर हम बहुत ज़्यादा डोज दे देंगे तो फिर एट्रोपिन लाइक टॉक्सिसिटीज़ हो जाएंगी, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। ये है वो एटम जिसकी मैं बात कर रही थी। बच्चों को अक्सर कहा जाता है आपको नेबुलाइज करना है, बच्चों को दिन में 2 दफ़ा करना है और आप एटम से कर दें। ठीक है, तो ये एटम क्या है? एटम हमारा इप्राट्रोपियम होता है। तो आप बेसिकली नेबुलाइज़र का जो कंटेनर होता है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 cc सोडियम डाला है तो आप उसके ऊपर 5 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स एटम के डाल के बच्चों को नेबुलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो भी ट्रीट हो जाती है। और अगर उस पेशेंट को COPD है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें सिर्फ स्टीरॉइड्स को कवर करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से कर लेते हैं।